दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड इन इंजीनियरिंग का M3 का ENTC ब्रांच का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अभी 2024 पैटर्न में ENTC ब्रांच के लिए M3 में 5 यूनिट कौन से, उसमें से कौन से ईजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिलेबस डाउनलोड किया है। इस सिलेबस में से आपको फर्स्ट यूनिट जो है वो LD एंड एप्लीकेशन से, सेकेंड यूनिट जो है वो न्यूमेरिकल मेथड का है। तो दोस्तों, पहला यूनिट जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से पढ़ने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शॉर्टकट मेथड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो शॉर्टकट मेथड में y के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसमें सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं CF और PI, मतलब YC और YP। वो कैसे निकालते हैं उसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहला वाला जो कंसेप्ट रहने वाला है वो रहने वाला है शॉर्टकट मेथड। वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मैंने यहाँ पे लिखा है उसका नाम VOP। VOP का मतलब होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तीसरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको पढ़ना है जिसको बोलते हैं कॉचीज एंड लीजेंड्रीज इक्वेशन। तो लीजेंड्रीज एंड कॉचीज इक्वेशन का क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। तो दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 में रहेगा, एक क्वेश्चन 2 में रहेगा, लेकिन ये दो टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लेकिन लीजेंड्री और कॉचीज इक्वेशन और VOP करने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, शॉर्टकट मेथड पढ़ना पड़ेगा। मतलब शॉर्टकट मेथड के कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही आप लोग VOP, लीजेंड्री, कॉचीज इक्वेशन आप लोग कर सकते हो। इसके बाद आगे वाला टॉपिक है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको 3 ग्रुप दिए जाएगा, वो 3 ग्रुप के लिए 2 सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ता है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट के आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट ये 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कौन से 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं? पहला है शॉर्टकट मेथड, उसके बाद है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तीसरा टॉपिक है लीजेंड्री एंड कॉचीज इक्वेशन, चौथा है साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, लीजेंड्री एंड कॉचीज इक्वेशन, इसके क्वेश्चन 100% कंपलसरी रहते हैं। कंपलसरी मतलब क्वेश्चन ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी मिलेगा। तो अगर आपने मुझे पूछा तो मैं आपको बताऊंगा कि VOP और लीजेंड्री कॉचीज इक्वेशन का प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि VOP, लीजेंड्री, कॉचीज करने से पहले आपको शॉर्टकट मेथड के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। दोस्तों, इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं, केसेस होते हैं। वो टाइप्स और केसेस आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आप लोग VOP, लीजेंड्री, कॉचीज कर सकते हो। एक क्वेश्चन में साइमल्टेनियस मिलेगा, उसके ऑप्शन में आपको एप्लीकेशन का क्वेश्चन मिलने वाला है। मतलब आपको VOP और लीजेंड्री, कॉचीज के ऊपर आपको फोकस आपका रहना चाहिए। यूनिट नंबर 2 की बात की जाए, न्यूमेरिकल मेथड्स, तो दोस्तों सबसे पहले आपको लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन ये टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है। तो इसका भी क्वेश्चन पेपर में आता है। लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला समझ के आपको फॉर्मूला का यूज कैसे करना है ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन आपको पढ़ना है। न्यूटन्स फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन में 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक में डेल्टा ऑपरेटर यूज होता है, एक में डेल ऑपरेटर यूज होता है। वो कंसेप्ट क्लियर करके आपको उसका प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल पढ़ना है। तो दोस्तों, ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल का भी क्वेश्चन पेपर में आता है, उसका भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके बाद सिलेबस में दिया है यूलर्स एंड मॉडिफाइड यूलर। तो दोस्तों, यूलर्स को उसका एप्लीकेशन, मॉडिफाइड यूलर, ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और सबसे लास्ट में और 2 मेथड का नाम दिया है, लेकिन जिसमें से मुझे लगता है कि पेपर में रंजकट्टा मेथड, RK मेथड पेपर में रहता है, तो इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो और 2-3 पॉइंट आपको सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने यूनिट 2 में ये 5 टॉपिक्स भी कर लिए तो आपका काम होने वाला है। एक है लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन, एक है न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, एक है ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन, एक है यूलर्स मॉडिफाइड यूलर और एक है RK मेथड। दोस्तों, यूनिट 2 करते समय ये 5 टॉपिक के ऊपर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो। तो यूनिट 1, यूनिट 2 में कौन से टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं वो समझ में आ रहा है क्या? देखो, अगर यूनिट 3 की बात की जाए तो यूनिट नंबर 3 में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म, ऐसे 2 चैप्टर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फोरियर ट्रांसफॉर्म में आपको क्या पढ़ना है? आपको 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। एक है कोसाइन ट्रांसफॉर्म और एक है साइन ट्रांसफॉर्म, जिसको शॉर्ट में FST और FCT बोला जाता है। FST का मतलब है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, FCT का मतलब है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म।
उसके बाद उसी के इनवर्स, मतलब इनवर्स फोरियर साइन एंड इनवर्स फोरियर कोसाइन आपको पढ़ने हैं। मतलब साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म पढ़ने के बाद इनवर्स फोरियर साइन और इनवर्स फोरियर कोसाइन आपको पढ़ना है। और उसके बाद फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, मतलब दोनों का मिक्सिंग। फोरियर का आंसर जब हम लोग इनवर्स के फॉर्मूले में डालते हैं तो उसको इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। तो आपको फोरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन का कांसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ओवरऑल फोरियर में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, कोसाइन साइन, इनवर्स फोरियर कोसाइन, इनवर्स फोरियर साइन एंड इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। इतना चीज याद रखो। जेड ट्रांसफॉर्म में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, इनवर्स का मेथड पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन और इनवर्स इंटीग्रल, और उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो दोस्तों ये तीनों टॉपिक इजी है, ये आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आपको इसमें दिक्कतें आने वाली है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यूनिट 4 की तरफ अगर देखा जाए तो वेक्टर कैलकुलस नाम दिया है। कैलकुलस का मतलब उसमें डिफरेंशिएशन भी आने वाला है और इंटीग्रेशन भी आने वाला है। तो दोस्तों वेक्टर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ना है और इंटीग्रेशन में क्या पढ़ना है वो पहले समझ लेते हैं। दोस्तों डिफरेंशिएशन में पहले आपको एक कांसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल ये कांसेप्ट क्लियर करने के बाद आप जाएंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव को। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन पेपर में कंपलसरी होता है। इसका क्वेश्चन आपको ऊपर भी मिलेगा और नीचे भी मिलेगा, मतलब ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। तो डीडी का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ई रोटेशनल का क्वेश्चन करना पड़ेगा और आइडेंटिटीज, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ये 3 टॉपिक पढ़ने से पहले आपको एक कांसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। एक बार एक कांसेप्ट क्लियर हो गए तो आप लोग आगे के 3 टॉपिक अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों वेक्टर इंटीग्रेशन में आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों ये चैप्टर आपके सिलेबस का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। ये चैप्टर जल्दी समझ में नहीं आता है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लाइन इंटीग्रल का कांसेप्ट पढ़ना है। लाइन इंटीग्रल को वर्क डन बोलते हैं। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक है ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। आई विल रिपीट, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, ये 3 थ्योरम आपको वेक्टर इंटीग्रेशन में पढ़ने हैं। और यूनिट 5 आपका सबका पसंदीदा यूनिट है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक में आपको पढ़ना क्या है, मोमेंट्स, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सिलेबस में आपको बहुत सारे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सेंट्रल मोमेंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट और रिग्रेशन, ये तीनों टॉपिक के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। और प्रोबेबिलिटी में आपको इंपॉर्टेंट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी में सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो रहता है वो एमसीक्यू में आएगा, लेकिन सिंपल प्रोबेबिलिटी के बाद का जो टॉपिक है जिसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ये वाला टॉपिक बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल और ची स्क्वायर, इसी के क्वेश्चंस पेपर में रहने वाले हैं। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये सिलेबस जो देके रखा है उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो समझ में आ रहा है क्या। देखो ओवरऑल अगर बात की जाए तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 में सबसे डिफिकल्ट यूनिट नंबर 4 है। सबसे हार्ड यूनिट जो यूनिट नंबर 4 है। यूनिट 3 का शुरू का जो पार्ट है फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो डिफिकल्ट है। मतलब यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और उसके बाद यूनिट नंबर 1 में शुरू का टॉपिक, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाने वाला है। मतलब 1, 3 एंड 4 सबसे डिफिकल्ट यूनिट आपको लगेगा, लेकिन यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 5 ये 2 यूनिट आपको इजी लगने वाला है। मतलब यूनिट 2, यूनिट 5 इजी है, यूनिट 1, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 थोड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है। तो दोस्तों यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में क्या पढ़ना है, यूनिट 4 और 5 में क्या पढ़ना है, उसके अंदर के टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से पेपर में आने वाले हैं, उसके बारे में आपको मैंने गाइड किया है। तो ये समझ में आ रहा है क्या। देखो आपको इसके ऊपर के वीडियोस मिलने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। देखो